हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा अगर बायो में किसी चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को फिर से मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आज हम कुछ 9 टू 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ डाइकॉट सीड द पोर थ्रू व्हिच द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब टू बी ट्रू, ये पोर्शन आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि सैम्पल पेपर ने एक बार पूछ लिया था, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ सीड के सभी पार्ट्स को डिस्कस करना और उनके फंक्शंस बता देना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए सबसे पहले तो इस बात का आंसर माइक्रोपाइल है। सीड में एक ऐसा पोर्शन होता है, एक पोर होता है जहां से वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जैसे कि इस डायग्राम में ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन माइक्रोपाइल का पोर्शन है। यहाँ जो पोर है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करता है सीड और फिर जर्मिनेट करता है। देन द नेक्स्ट इज हीलम। इसके बारे में भी समझ लो। तो हीलम ये स्कार जैसी चीज होती है, सीड पर एक छोटा सा स्कार होता है, इसी को हम हीलम कहते हैं। और ये स्कार इसलिए आया है क्योंकि ये अटैच था फ्रूट से, और फ्रूट से अटैच होने के कारण जब उसे अलग हमने किया तो एक स्कार आ गया, उसी को हिलम कह रहे हैं। देन द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो होता है ना, वो आप समझिए फ्रूट वॉल से जब सीड अटैच रहता है तो जो स्टॉक है दैट इज फ्यूनिकल, जो छोटा सा होता है। तो आप ये समझो कि जैसे मटर है, तो मटर की लेयर होती है ऐसी, और यहाँ पे मटर का दाना रहता है। ये जो स्टॉक होता है ना, ऐसे इसे फ्यूनिकल कहते हैं। फिर डी ऑप्शन तो पता है आपको, आपके बुक में है रेडिकल। रेडिकल इज फ्यूचर रूट, प्लूम्यूल इज फ्यूचर शूट, कॉटिलेडन जहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो ये सारे पार्ट्स आपको सीड के बारे में पता होने चाहिए। इजी है, इसीलिए लिख लो और लर्न कर लो। नेक्स्ट, टू स्लाइड्स वर शोन टू 4 स्टूडेंट्स। बहुत इजी एमसीक्यू है। ये दो स्लाइड्स एक 4 स्टूडेंट्स को दिखाई और कुछ लेबलिंग्स हुई। हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी लेबलिंग करी है। उन्होंने कहा है, जैसे स्टूडेंट नंबर 1 ने कहा है कि स्लाइड ए में बडिंग हो रहा है, स्टूडेंट 2 ने कहा नहीं बाइनरी फिशन है, फिर थर्ड ने अपना ऑप्शन दिया, फोर्थ ने दिया। हमें बस बताना है कि करेक्ट लेबलिंग किसने करी है। स्लाइड ए में हो क्या रहा है? अगर आप लोग बिना ऑप्शंस के भी इस चीज को सॉल्व करने जाते हो तो क्या आप कर पाओगे? स्लाइड ए में बाइनरी फिशन चल रहा है, क्योंकि जो सेल है, एक तो ये आप डायग्राम आइडेंटिफाई करो, इस तरीके से अमोइबा का ही डायग्राम बना हुआ है। तो ये है बाइनरी फिशन। इस अकॉर्डिंग तो जो सेकंड स्टूडेंट है और जो थर्ड स्टूडेंट है, सिर्फ उन्होंने सही बात कही है। अब स्लाइड बी में वो कह रहे हैं कि बाइनरी फिशन के बाद अमोइबा के बड्स बन गए या अमोइबा के डॉटर सेल्स बन गए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, यानी जो थर्ड स्टूडेंट है उन्होंने सही बात कही, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स अमोइबा के नहीं बन सकते, वो बडिंग के प्रोसेस में बनते हैं। बाइनरी फिशन में बनते हैं डॉटर सेल्स। याद रखना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऐसा वन वर्ड क्वेश्चन पहले आए करते थे, अब वन वर्ड तो नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों ही हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है, हिबिस्कस है। इस पोर्शन से आप लोगों को ये याद जरूर करना है कि दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब आइदर स्टेमन और पिस्टिल उनके पास होगा, बाइसेक्सुअल का मतलब जैसे हिबिस्कस होता है। क्लियर? ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ जर्मिनेटिंग सीड विच पार्ट आर नोन एज फ्यूचर शूट, फ्यूचर रूट। देखो, फ्यूचर शूट कहा जाता है प्लूम्यूल को, अभी फर्स्ट स्लाइड जो थी उस पर यही डिस्कस हुआ। और फ्यूचर रूट होता है रेडिकल। करेक्ट। मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन का फंक्शन होता है टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, टू स्टोर द फूड, ताकि प्रॉपर जर्मिनेशन हो सके। नाउ इन अ जर्मिनेटिंग, इसे लिखेंगे कैसे? प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आंसर लिखा है, इन अ जर्मिनेटिंग सीड द प्लूम्यूल इज द फ्यूचर शूट which develops into stem and leaves. Radicle is the future root which develops into primary root system. And cotyledon's main function is to store food like starch, fat, protein that nourishes the embryo. Clear? आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपने आंसर्स लिखने हैं। आंसर लिखने में ना कंजूसी मत करना, थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देना बायो के आंसर्स को। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर यहाँ पे नहीं कर रहे हो या पहले करके नहीं जा रहे हो तो गलत कर कर आओगे, क्योंकि प्लांट को बहुत परफेक्टली याद करना ये बहुत मुश्किल है।
ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके लिखना सही आंसर, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशियल लेवल पे नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गैमीट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। गैमीट से फ्रूट फॉर्मेशन तक के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हो जाते हैं, हमें वो बताना है प्लांट में। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया था किसी सैम्पल पेपर में, इन अ फ्लावरिंग प्लांट समराइज द इवेंट्स दैट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ लीजिए, फिर दोनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो गैमीट फॉर्मेशन हो चुका है, तो फ्लावर पॉलिनेशन अंडरगो करेगा क्योंकि पोलन ग्रेन बन चुका है और वहां पे भी एग रेडी है। तो सबसे पहला जो साइंटिफिक या फिर आई वुड से द स्टेप इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो चुका है, यानी कि जो आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पर सिट हो चुका है। अब क्या होता है, अब होता है फर्टिलाइजेशन। ना फर्टिलाइजेशन खुद में बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है प्लांट के अंदर, बट आप यहाँ पे सिर्फ एक टर्म लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? हाँ, फर्टिलाइजेशन में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट ट्रेवल करते हैं, ये सब अलग प्रोसेस है, हमें वो एक्सप्लेन अभी नहीं करना है। देन अब जैसे ही आपका ये फ्यूजन हो चुका है, तो फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर, ये ओवरी बता रही हूँ मैं डायरेक्टली, और सॉरी ओव्यूल बता रही हूँ मैं, और ओव्यूल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के पास 8 सेल्स होते हैं। ठीक है, हाँ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि सबको डिटेलिंग्स पता हो, लेकिन इस तरीके से होता है जिसमें ऊपर वाले 3 सेल्स एंटीपोडल्स कहला रहे हैं। यहाँ पर है दोनों जो सेंटर में है, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो ऑलरेडी मैंने शेड कर दिए हैं ना, ये दोनों हैं सिनर्जिड्स, और जिसे मैंने शेड नहीं किया वो एग है। दिस इज एग। अब हो क्या रहा होता है कि पॉलिनेशन हुआ, यहाँ से यहाँ पर आए, फर्टिलाइजेशन हुआ क्योंकि पोलन ट्यूब बनी। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्पर्म है, इट विल एंटर इनटू दिस ओव्यूल और जाके इस एग से फ्यूज करता है। तो आपका होता क्या है कि एग और स्पर्म का फ्यूजन, सॉरी नॉट स्पर्म, आई वुड से एग और मेल गैमीट का जो फ्यूजन हो रहा है, व्हाट हैपेंड टू माय पेन, मेल गैमीट का जो फ्यूजन हुआ उससे क्या बना, जाइगोट बना। करेक्ट, यहाँ बन गया जाइगोट, और ये जाइगोट जो है ये डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। बट फिर ना दो मेल गैमीट्स ट्रेवल करते हैं, एक ने जाइगोट बनाया और एक मेल गैमीट यहाँ आता है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, और यहाँ बनता है एंडोस्पर्म। इसलिए मैंने जो नेक्स्ट स्टेप लिखा है वो क्या लिखा है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, जो दोनों होगा और डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद होता क्या है कि जो बाकी के पार्ट्स हैं, पेटल्स एंड सेपल्स, ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। यस, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया पूरा, ये ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, और ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। ये पूरा प्रोसेस है प्लांट में फ्रूट फॉर्मेशन तक का। इवन अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन पूछ रहे हैं तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, वही पेटल सेपल्स का फॉल ऑफ होना, ओव्यूल का सीड बनना, ओवरी का फ्रूट बनना। ठीक है, ओव्यूल जो सीड बना है उसमें सीड कोट आएगा और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जर्मिनेट करेगा। दिस इज हाउ द साइकिल रिपीट्स इन प्लांट। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Give reason for the statement. Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepares itself every month by making its lining thick and spongy. True. अब हमें बस रीजन बताना है ऐसा क्यों। एवरी मंथ इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी एक एग रिलीज करती है। अब ये जो एग रिलीज हो रहा है ना, वो उसका मेन एम ये है कि हम नेक्स्ट जेनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बायोलॉजी में या रिप्रोडक्शन में द मेन एम इज कि आप अपने स्पीशीज की कॉपी इंक्रीज करेंगे। इसलिए हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है ना, वो कुछ इस तरीके से अपने आप को डेवलप करता है या कुछ इस तरीके से अपने प्रोसेसेस कैरी आउट करता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन करें ना। क्योंकि हमारा एम रिप्रोडक्शन है तो सारे बॉडी पार्ट्स उस वे में रिएक्ट करते हैं। तो हर मंथ जब एग रिलीज हो रहा होता है, यूट्रस एक्सपेक्ट्स कि प्रेगनेंसी होगी, यानी फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा,
और फिर एम्ब्रियो बनेगा, बेबी डेवलप होगा। अगर बेबी को डेवलप करना है बॉडी के अंदर तो यूट्रस को कुशन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है, वो यूट्रस अपनी एंडोमेट्रियम लेयर पे, यानी उसकी 3 लेयर्स है, उसमें से उसकी 3rd लेयर पर वो क्या करता है, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा करता है, कुशन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो थिक लाइनिंग हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाता है यूट्रस। क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे लग रहा है कि जब इस बार एग रिलीज होगा तो फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, बेबी डेवलप होगा। तो वो पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके रखता है। बट अगर हो जाती है प्रेगनेंसी, योर यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो रहा है कि ये एग अलोंग विद दिस ऑल द ब्लड प्रेजेंट इन यूट्रस, ये शेड ऑफ हो जाता है, और इसी को हम गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर? कैसे लिखोगे इस आंसर को, जरा इसे समझते हैं। द यूट्रस थिकन्स इट्स लाइनिंग एंडोमेट्रियम every month to create a soft, nutrient-rich bed ready to receive and nourish a fertilized egg after ovulation. Ovulation matlab release of an egg. If no fertilization occurs, this lining breaks down, sheds during menstruation, a process that repeats monthly in the menstrual cycle, ensuring preparation for potential pregnancy. यानी हर वक्त हर मंथ यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है बॉडी को, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है? आई होप बेसिक नॉलेज भी समझ आ गई होगी सबको, और आंसर कैसे लिखना है ये भी पता चल गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। As list to secondary sexual character of males that are different from that of females। हमें मेल्स और फीमेल्स में हमें वो चेंजेस बताने हैं जो मेल्स में होते हैं बट फीमेल्स में नहीं होते हैं। तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 2 कॉमन हमें पता है, सबको ही पता होंगे। एक तो बियर्ड और मस्टैच का डेवलपमेंट, दूसरा उनकी वॉइस काफी डीप और हार्श हो जाती है, तो ये भी उन्हीं का चेंज है। फीमेल्स में जो वॉइस है वो इतनी हार्श नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन फीमेल्स के लिए आ सकता है। तो इन केस ऑफ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग, ओव्यूलेशन का बिगिनिंग, कह सकते हैं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सारे फीमेल्स में मेजर चेंजेस हैं जो आप मेल्स में नहीं देखते हैं। ओके। सेम जो वॉइस पे भी बात हो सकती है कि हमारी जो वॉइस है वो और सॉफ्ट हो जाती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉमन चेंजेस बता दीजिए, तो दोनों में ही हो रहे होते हैं। तो एक तो फेशियल हेयर्स का डेवलपमेंट बॉयज में भी है, फीमेल्स में भी होता है। हार्मोनल चेंजेस दोनों में होती है। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी दोनों में आती है। तो इस तरीके के हाइट और वेट का डेवलपमेंट दोनों में हो रहा है। तो कॉमन तो बहुत सारे हैं, ये अलग अलग वाला भी आप ध्यान रख लेना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्लासेंटा? राइट एनी 2 मेजर फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, प्लासेंटा होता क्या है? तो ये ना एक ऐसा आपका ऑर्गन है, आई वुड से एक ऐसा डिश शेप चीज है हमारे यूट्रस में, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है, और उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि वो ना मदर के न्यूट्रिएंट्स को प्लस जो ऑक्सीजन मदर ले रही है, जो CO2 बेबी दे रहा है, इन सब का एक्सचेंज बहुत इजीली करवा दे। That is the only purpose. Dish-shaped organ in the uterus of a pregnant female। ठीक है, तो ये तो याद रखना, ये प्लासेंटा एक ऐसी ऑर्गेनिक डिश जैसी चीज है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगी और उनके यूट्रस में प्रेजेंट होती है। पर्पस क्या है कि वो फीटस को नरिश करता है, कनेक्ट करके रखता है मदर के साथ। ठीक है, क्या फंक्शन है प्लासेंटा के? तो इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। फोकस करने की बात यह है कि इतनी बात याद रह जाए कि प्लासेंटा का काम ये है कि मदर जो खाना खा रही है उसके न्यूट्रिएंट्स बेबी तक जाएं, जो मदर ऑक्सीजन ले रही है उसके न्यूट्रिएंट्स वो ऑक्सीजन भी बेबी तक पहुंचे। तो ये कनेक्शन प्लासेंटा के थ्रू मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है रिमूवल ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू द मदर्स ब्लड। जो वेस्ट बेबी जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो तो वुम्ब में है, तो जो वेस्ट बेबी जनरेट कर रहा है उसे मदर की ब्लड में पहुंचाना। ठीक है, ताकि फिर मदर का ब्लड तो फिल्टर हो ही रहा है किडनी में, तो वहां फिल्टरेशन हो जाएगा। ये वाला पर्पस भी प्लासेंटा ही सर्व कर रहा है। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ चुके हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन ईच ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लानेरिया वेयर बॉडी इज कट इनटू 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम के लिए बोल दिया इन्होंने, तो आपको ये डायग्राम आप लोग को प्रैक्टिस कर लेनी है। एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। नेम दिस प्रोसेस, क्या प्रोसेस है ये प्रोसेस है रीजनरेशन का। एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच अ सिमिलर प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड। देखो सिमिलर प्रोसेस आपको हाइड्रा में भी देखने को मिलेगा। तो जो इन्होंने पूछा वो सब हमने बताया, लेकिन जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए किया है कि व्हेन प्लेनेरिया इज कट इनटू 3 पीसेस, ईच पीस अंडरगोज रीजनरेशन, जहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो प्रोलिफरेट करती हैं और मिसिंग पार्ट्स को रीग्रो करती हैं और न्यू प्लेनेरिया ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। तो आप जब जब डायग्राम बनाएं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें बस। ओके अच्छा ध्यान देना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे अगले 2 क्वेश्चंस आप और देखिए। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मेंशन अबाउट द 4 इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन अमोएबा। अमोएबा में बाइनरी फिशन के दौरान होने वाले 4 इवेंट्स, या फिर और करके मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है जो कभी और सैंपल पेपर में पूछा गया था कि स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं, जिनको लगता है कि हम थोड़े से मुश्किल सवाल या फिर थोड़े से जो सवाल आपको घुमा कर आ रहे हैं, जलेबी की तरह हैं और उन्हें क्रैक करना मुश्किल हो रहा है, आप डायरेक्ट के लिए तो प्रिपेयर करके जा सकते हैं ना। तो आप डायरेक्ट के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करिए। अगर बायो मुश्किल लग रही है तो कुछ ऐसे पोर्शंस उठाओ जहां से एक्सपेक्टेड है कि सवाल आना ही आना है, और किस पोर्शन से सवाल आएगा उसके लिए मैं वीडियोस डाल रही हूँ। जिस वीडियोस को देखो और फिर इस पोर्शन से चीजें इस पैटर्न में आप लर्न कर लो। क्लियर। अब यहाँ पे बाइनरी फिजन में होने वाले 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है क्या। सबसे पहला होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एलोंगेट होना। अगर आप अपना डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, बना रखा है कि ये अमोएबा है और फिर क्या हो रहा होता है कि ये अमोएबा ना थोड़ा इस तरीके से इलोंगेट होता हुआ दिख रहा है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस भी इलोंगेट हो रहा है। तो अमोएबा और न्यूक्लियस सॉरी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इलोंगेट होते हैं, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनेगा कि साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका। थर्ड स्टेप में ना ये भी डिवाइड हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और फिर बारी आती है प्रॉपर डॉटर सेल के डेवलपमेंट की। ठीक है, ये बन गए 2 डॉटर सेल्स। तो यही हमारे 4 इवेंट्स हैं। आप डायग्राम के साथ इसको कर आ सकते हो, डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट, आज के लिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स और हमारे ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। नाउ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ परमानेंट स्लाइड। उसने एक स्लाइड देखी जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रखा था, किसमें, ईस्ट में। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ईस्ट में हो रहा है बडिंग। तो बडिंग देखी उन्होंने, तो उन्होंने आपको कहा ड्रॉ द डायग्राम। तो आप डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे कि ईस्ट का सेल ना नॉर्मल है, सर्कुलर सा सेल होता है, तो ये ईस्ट का सेल हुआ। फिर आपको क्या शो करना है कि ईस्ट में थोड़ी सी बडिंग आ गई है ना, एक आउटग्रोथ होती है बड में, तो उसने आपने वो शो कर दी। फिर ये इसके ऊपर और इस तरीके से ना वो चलते रहते हैं और बाद में ना ये डिटैच हो जाता है और एवरी टाइम इट विल डिटैच। जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा ये डिटैच होता जाएगा, फिर ये डिटैच हो गए, ऐसे ये डेवलप हो जाएंगे। तो budding is a form of asexual reproduction where a small outgrowth bud forms on the parent yeast cell. bud grow करता है और कुछ टाइम के बाद डिटैच हो जाता है और फिर इंडिविजुअली ग्रो करने लग जाता है। तो आपसे सिर्फ इतना बोला था कि आपने कुछ देखा है उसे ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद प्रोसेस का नाम बताओ। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ही करना, अगर ये क्वेश्चन वो 3 मार्क्स में दे दे तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बस इससे ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है। आई होप जितना डिस्कस हुआ है इस पार्ट 1 में वो क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को देख लो, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ मैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।